वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री का 13th लेक्चर। आज हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी शेरशाह सूर की, लेकिन आज हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर of medieval times of Mughal Empire, and you can say of the whole last if you exclude the democratic part of our country after independence, so one of the finest ruler in past 1,000 years roughly, and his name was Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar। और इनकी एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी थी। मतलब ये जो है ये सिर्फ दिन में 4.5 घंटे सोते थे, 3 घंटे रात में और 1.5 घंटा दोपहर में। और इनका ये मानना था कि जिंदगी बहुत कीमती है और इसे सोने में ना वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। हिज लेगेसी इज सो ह्यूज कि इट इज़ इवन नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव ऑल हिज कॉन्क्वेस्ट एंड एवरीथिंग कि हम अकबर के बारे में एक लेक्चर में पूरी बात कर सकें। इसलिए हमने अकबर का जो पार्ट है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। दिस इज द पार्ट 1 और अकबर के बारे में हमारा नेक्स्ट सेशन भी होगा व्हिच विल बी द पार्ट 2। सो लेट अस बिगिन। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस रूलर whose name was Akbar. He was born in Umarkot, which is in the present day Sindh, and he was son of Humayun और हमीदा बानो बेगम। एक्चुअली जब मुगल्स में आपको कभी पेरेंट्स का नाम याद आए, नाम पूछा जाए ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि बाप का नाम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो तो पता होता था। इट बिकॉज दे वर हैविंग लाइक पॉलीगैमी वाज प्रैक्टिस्ड, तो बहुत सारी वाइफ्स होती थी, तो माँ कौन है ये हमेशा एक क्वेश्चन हो जाता है। सो अकबर की माँ का नाम वाज हमीदा बानो बेगम। ही वाज बोर्न इन राजपूत फोर्ट। और मतलब हमको ये पता है कि जब लोकल रूलर था राणा प्रसाद की, जब ये जो दौर था 1540 से 1555 तक, हुमायूं वाज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, और उसके बाद इन्हें काबुल भेज दिया गया जहाँ इनकी परवरिश हुई। अकबर पोजीशन वाज डेंजरस व्हेन ही सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर इट वाज सीज्ड फ्रॉम हुमायूं। ही वाज लाइक 13 इयर्स ओल्ड जब वो हिंदुस्तान हुमायूं की डेथ हुई, और अफगान्स वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर दैट। और इसी के चलते इन 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी एंड बाबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमू को अकबर ने हराया। एक्चुअली अकबर तो 13 साल का लड़का था, वो क्या हराता। इट वाज एक्चुअली हिज द लॉयल ऑफ हिज फादर बैरम खान, जिसने आर्मी को लीड किया। और बैरम खान वाज लाइक अ डेंजरस पर्सन, और बैरम खान की ही कमांड में उस आर्मी ने हेमू की आर्मी को हराया और मुगल्स को एक डिसिसिव विक्ट्री मिली। एक चीज उस दौर में बड़ी अच्छी थी कि भले ही वो लॉयल, ऐसा नहीं था कि बैरम खान के पास इतनी पावर नहीं थी कि अगर बैरम खान के पास हम ये समझते हैं कि उनके पास इतनी पावर थी कि वो एक आर्मी को हरा देते, तो उनके पास इतनी पावर भी थी कि वो एक 13 साल के लड़के को हटा के खुद बादशाह बन सकते थे। लेकिन उस टाइम पे एक चीज जो अच्छी थी, जो नोबल्स में थी, जो मिलिट्री कमांडर्स में थी, they always ensured that a bloodline which is there, it should sit on the royal throne. तो इस चीज को आप मतलब it was like, हम ये भी कह सकते हैं ना, it was not difficult for him to remove a 13-year-old. लेकिन बैरम खान was a loyalist, और काफी साल तक बैरम खान ने जो है अकबर के रीजेंट की तरह काम किया। अकबर जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब he was like adult, तो उसने कहा कि अब खान बाबा ऐसा है कि अब आप जो है you go to मक्का। लेकिन Bayram Khan was killed on his way, and the military conquest of Akbar were extensive. ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, the pinkish shade, ये जो pinkish region है, ये बाउंड्री जो है डेक्कन से ऊपर तक का, ये अकबर तक का दौर है। 1605 like when Akbar's last years. So ये पूरा काबुल, गजना, पेशावर, कांधार, लाहौर, इधर कैलकाटा, प्लासी, पटना, लखनऊ, आगरा, इधर बॉम्बे, ये सारा जो इलाका था, ये किसके पास था? ये मुगल एम्पायर का पार्ट था। ये 1707 इज द डेथ ऑफ औरंगजेब। 1707 इज द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो डेथ ऑफ औरंगजेब में ये मुगल एम्पायर यहाँ तक आ जाएगा, और ये एक्चुअली औरंगजेब का कॉन्क्वेस्ट होगा बेसिकली, ये पूरा डेक्कन का जो इलाका है। लेकिन अकबर के टाइम पे आप समझ सकते हैं कि ये कितना, फ्रॉम बॉम्बे टू काबुल, कंधार, गजना, पेशावर, सारा हिस्सा जो है ये
मुगल सल्तनत का, मुगल एम्पायर का हिस्सा था। अकबर को जो याद किया जाता है वो काफी वजूहत से याद किया जाता है। उसमें से एक है कि अकबर के जो रिलेशंस थे राजपूत के साथ, और राजा भारमल की बेटी के साथ जब अकबर की शादी हुई, एंड मुगल्स के साथ फिर वो जो रिलेशंस चेंज हुए। सो फॉर 4 generations राजपूत सर्व द मुगल्स एंड मेनी सर्व्ड इन द पोजीशन ऑफ मिलिट्री जनरल्स। आप ये समझ सकते हैं कि राजा मान सिंह जो थे उनको काबुल का गवर्नर बनाया गया। राजा भगवान दास जो थे उनको भी सीनियर पोजीशन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मिली। तो ये उनका स्टेटस था। इट वाज अकबर्स राजपूत पॉलिसी। ही सेड दैट इफ यू वांट टू विन दिस कंट्री, इफ यू वांट टू रूल दिस कंट्री, इफ यू वांट टू सर्व द पीपल, यू कैन नॉट फाइट ऑन दिस कम्युनल ग्राउंड्स। आपको इन सब के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। दो द मेजॉरिटी ऑफ राजपूत सरेंडर टू अकबर, मेजॉरिटी ने अकबर के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, अकबर को सरेंडर कर दिया। लेकिन इट वाज रानाज ऑफ मेवाड़ who continued to confront till they were defeated, they were defeated like several times, then also they were continuously fighting. But the decisive battle in that was the battle of Haldi Ghati in 1576. मुगल आर्मी ने जो है राणा प्रताप को हराया बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, और मेवाड़ और अदर लीडिंग राजपूत जो बचे हुए थे, फिर इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद जो बचा हुआ राजपूताना था, जो बचे हुए राजपूत से, उन्होंने भी अकबर के साथ एक्सेप्टेड हिज policy towards Rajput and combined with broad religious toleration. The most important character was that he abolished jizya. तो जजिया जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में भी था, पूरे दिल्ली सल्तनत के दौर में था, लेकिन इस दिल्ली सल्तनत के दौर से जो जजिया लगा आ रहा था, उस जजिया को हटाया किसने, उस जजिया को अबॉलिश किसने किया? इट वाज अकबर। और जजिया के साथ एक और टैक्स को अबॉलिश किया, दैट वाज द पिलग्रिमेज टैक्स। देन अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। अब बेसिकली जो देखिए, वही राजा रूलर महान माना जाता है जो कि रिलीजियस टॉलरेंट होता है, जिसके दिल में सारे रिलीजन्स के लिए एक इक्वल कहना चाहिए, एक इक्वल रिस्पेक्ट होता है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए, लेकिन आपको सब रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। सो अकबर को जो हम कहते हैं ना, अकबर द ग्रेट, कई बार आप कई जगह रेफरेंसेस में देखेंगे, इट इज रिटन दैट अकबर द ग्रेट। The word great is not because of he was a great ruler, because of his religious tolerance, because how his subjects remember him as a king, how history remember him as a king. So his religious policy was like made him to the this history. और initially he was a very pious Muslim, he was very मतलब वैसा था। लेकिन जब शादी हुई तो वो कहता है ना, शादी के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, तो अकबर साहब भी बदल गए। और सबसे पहले उन्होंने अपनी बेगम को जोधा भाई, हरका भाई भी कई जगह नाम आता है, तो जोधा इज लाइक अ वेरी कहते हैं ना, हम हिंदी बेल्ट में कह देते हैं बच्चे को गुड़िया कह देते हैं, तो वैसे जोधा कहा जाता था। तो मतलब इस तरीके का कुछ टर्म डिनोशन था। हरका भाई नाम भी आता है। सो पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया। पिलग्रिमेज मतलब जो भी हिंदू जो है वो तीर्थ पे जाते थे, उनके ऊपर, उनकी तीर्थ यात्रा के ऊपर टैक्स लगता था सल्तनत के पीरियड से ही, और उसको उन्होंने अबॉलिश किया बीवी को खुश करने के लिए, बेसिकली मतलब वाज लाइक टू इम्प्रेस हर। और 1562 में ही अबॉलिश जजिया, ये ईयर ध्यान रखिएगा। इसलिए ही वाज नॉट हैविंग लाइक वन, एक सिर्फ जोधा भाई से नहीं, और भी कई शादियां की थी, पॉलीगैमी तो कॉमन था ही उस वक्त में। और उनकी जो भी हिंदू वाइफ्स थी, उनको कभी भी उसने रोका नहीं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बिल्ड किया, विच इज नोन एज द हाउस ऑफ वर्शिप। अकबर की कैपिटल फतेहपुर सीकरी थी आगरा के पास, और उसने अलग अलग ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म जो डिफरेंट दूसरे रिलीजन्स थे, उनको जो है वो इनवाइट किया। देन सोशल रिफॉर्म्स, आफ्टर रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स। सो रिलीजियस पॉलिसी हमने देखी, इबादत खाना देखा। देन he actually did not like the interference of Muslim ulemas in the political matters. तो उसमें मतलब he was like कि आप रिलीजन ठीक है, रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और आप ये देखिएगा कि वही उस रूलर को ही, उस राजा को ही याद किया गया जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट रखा। जहां कहीं भी आप देखोगे कि जब पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्डर्स जो हैं, या जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो कमांड्स जो हैं, जब वो एक ही जगह से आने लगते हैं ना,
और जब उन दोनों के जो मोटिव्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, देन दैट टर्न्स इनटू एनार्किस्ट स्टेट। चाहे आप डार्क एजेस ले लो, द एज जस्ट बिफोर रेनेसां, वहाँ पे आप देखोगे चर्च वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक दौर आया जब रोमन एम्पायर में भी पोप हैड अ वेरी स्ट्रांग प्लेस। मुसलमानों की अगर आप बात करें तो इस्लाम की हिस्ट्री में खिलाफत वाज लाइक दिस। सो जहाँ कहीं भी रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स होने लगती है वहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा, तो ये बड़ा अकबर वाज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। और उसने कहा कि इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट करेक्ट दैट कि मुस्लिम उलेमास जो हैं वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करें। उनका काम रिलीजियस उस पर सलाह देना है, वो रिलीजियस अपने रिलीजियस स्टडीज़ और रिलीजियस उसी पर रहें, आगे ना बढ़ें। He in 1579 he issued an infallibility decree that he took all the religious powers. 1582 में he promulgated a new religion called Deen-e-Ilahi or divine faith. It believes in one God. It contained good points of all the religions. It was based on basis was rational and it had no dogma. So it was like a very simple, straight religion. अकबर को ये लगा कि इसने जो ये इबादत खाना बनाया उसमें क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा, समझा, हिंदुज़म को भी समझा, जैनिज़्म को, बुद्धिज़्म को, इस्लाम को समझा, और इन जो सारे रिलीजन्स में जो जो इसने इसे पॉइंट्स लगे कि ये सिंपल हैं, ये अच्छे हैं, उसको सारे को एक साथ लिया और इसने एक मोनोथिस्ट रिलीजन की शुरुआत की जिसका नाम था दीन इलाही। इट वाज एम्ड एट ब्रिजिंग द गल्फ दैट सेपरेटेड द रिलीजन। सो उसका ये कहना था कि ये जो चीज़ें हम अगर कॉमन चीज़ों को एक साथ ले आएँ तो ये जो इन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट हर मजहब में जो एक फ़र्क है वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हाउएवर दिस वाज अ फेलियर, क्योंकि आपकी एक रिलीजन जो है बहुत कोर दैट हार्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी आइडेंटिटी बन जाता है इंसान की जिसको छोड़ना आसान नहीं होता। मतलब वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना आज कर पाता है ना कभी कभी कर पाया आज तक। खैर आगे बढ़ते हैं। सती सती वॉज अबॉलिश्ड, मतलब ब्रिटिश जब आए, लेकिन अकबर का मतलब हम जनरली जब अबॉलिशन ऑफ सती की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट विलियम बेंटिक्स बंगाल प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट, वहाँ से बात करते हैं। लेकिन अब अकबर ने भी इस कोशिश की थी। उसने ये 1590 में ये फरमान जारी किया कि औरत की मर्जी के बगैर उसे सती नहीं किया जाएगा। सो दिस वाज मतलब एक कोशिश थी, क्योंकि जनरली वो जब उसकी पॉलिसी ये थी कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है, तो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं किया उसने, एंड ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, लेकिन क्योंकि एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी सती प्रथा जो थी, उससे लड़ने के लिए अकबर ने ये कहा कि किसी भी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ मुगल सल्तनत में, एक्चुअली चाइल्ड विडो को तो बिल्कुल अबॉलिश कर दिया था, बिल्कुल उसने रोक लगा दी थी, लेकिन जो मतलब अडल्ट थी और ऐसे विडो हो जाती थी तो उनसे ये कहा गया कि आपसे आपकी मर्जी के बगैर आपको सती नहीं किया जाएगा। एंड स्पेशल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किए गए इस चीज़ को इस चीज़ पे वो करने के लिए। तो सती प्रथा को लेकर अकबर का कंट्रीब्यूशन, ऑल्दो वैसे विलियम बेंटिक है नो डाउट, abolition of sati, Bengal prohibition of sati, 1829 दिस वाज द एक्ट। और उसके अलावा लेकिन आप अकबर से भी ये चीज़ हम मतलब नहीं कर सकते। डाउरीज को बहुत ज़्यादा उसने डिस्करेज किया अकबर ने, हाई डाउरीज और गिविंग और रिसीविंग। He was against child marriages and stopped at the practice. The Rajput policy of Akbar proved to be beneficial to the Mughal state as well as to the Rajputs because it's like जो भी कहना चाहिए, मुगल्स और राजपूत जो थे उनके जितने अफगान और जितने पठान और इधर से राजपूत रूलर जो है सब एक साथ आ गए तो एक बड़ी अच्छी एक आर्मी बनी। और मतलब ही वॉज हिमसेल्फ, अकबर की अगर आप बात करोगे ना, हिमसेल्फ ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, लेकिन he took steps to create a better understanding of different religions। और ट्रांसलेशन ब्यूरो, मतलब आप इंपॉर्टेंट समझिए कि अकबर ने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो जो है वो स्टैब्लिश किया, और उसका जैसे संस्कृत, अरबिक, ग्रीक एक्सेट्रा जो भी डिफरेंट ज़बानें थी उसमें जो भी डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट था, जो कुछ भी था उसको उसने ट्रांसलेट किया पर्शियन में ताकि उसे खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो ये एक उसका एक सोशो रिलीजियस एस्पेक्ट था अपार्ट फ्रॉम राजपूत पॉलिसी, जिसके लिए अकबर को याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई अकबर की रिलीजियस और सोशल और राजपूत पॉलिसी की, लेकिन अब राजा है तो कॉन्क्वेस्ट तो किए ही होंगे।
फॉर श्योर, लड़ाइयाँ तो लड़ी होंगी। सो बात करते हैं अब अकबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना की। गोंडवाना को कॉन्कर करने के लिए अकबर ने आसफ खान को भेजा, और रानी दुर्गावती थी वहां पे जो गोंडवाना को डिफेंड कर रही थी, और वीर नारायण उनके बेटे का नाम था, बिकॉज बेसिकली वीर नारायण वाज द मेन रूलर, रीजेंट वाज रानी दुर्गावती, और शी डाइड फाइटिंग, जंग लड़ते लड़ते उनकी शहादत हो गई, और गोंडवाना जो है वो मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया। फिर गुजरात, गुजरात वाज लाइक, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सी ट्रेड वहीं से हो रहा था, और द रूलर मुजफ्फर शाह, उसमें गुजरात को कौन रूल कर रहा था? देयर वाज अनदर मुस्लिम रूलर हुज नेम वाज मुजफ्फर शाह, जो उस वक्त गुजरात को रूल कर रहा था। ही वाज डिफीटेड एंड गुजरात ऑक्यूपाई हुआ। गुजरात का कहना चाहिए इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि गुजरात को जब ऑक्यूपाई किया अकबर ने, तो जो फतेहपुर सीकरी जो शहरी नया बसा दिया उस याद में, और उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, वो भी अकबर ने इसी गुजरात कॉन्क्वेस्ट के बाद बनवाया। देन उड़ीसा और बंगाल, बंगाल का जो कहना चाहिए गवर्नर था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इस नेम वाज दाऊद खान, और जाहिर सी बात है अब जब मुगल बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई है तब उनकी आर्मी को भी झेलना तो पड़ेगा। सो आर्मी भेजी गई, एंड देन बंगाल एंड ओडिशा वर ऑक्यूपाइड एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। काबुल एंड कश्मीर, हाजिम मिर्जा जो थे अकबर के सौतेले भाई थे, और वो काबुल के ऊपर रूल कर रहे थे, लेकिन इन 1585 दिस पर्सन हाजिम मिर्जा डाइड, एंड अकबर ने काबुल को भी अपने एम्पायर में ले लिया, और कश्मीर को भी अपना एम्पायर उन्होंने बनाया। साउथ इंडिया की बात करें तो आफ्टर इज नॉर्थ इंडियन कॉन्क्वेस्ट, अकबर सेंट पॉलिटिकल मिशन टू स्टेट लाइक बिदर, खानदेश, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर टू एक्सेप्ट हिज सुज़रैनिटी। खानदेश मतलब ये एक एक्चुअली खानदेश आप ऐसा समझ लीजिए, इट्स अ रीजन एट महाराष्ट्र, एमपी और वो वाला, तो थोड़ा सा बॉर्डरिंग एरियाज को लेके सब ने उसका अकबर का मान लिया कि बेवजह लड़ाई कौन करे। हैंस ही फॉलोड द वॉर टू कॉन्कर देम। अकबर ने बिदर और अहमदनगर को कॉन्कर किया। बिदर में चांद बीबी थी 1595 में, जिन्होंने अहमदनगर को डिफेंड करने की कोशिश की। शी फॉट ब्रेवली बट शी फेल्ड, बट अब वंस अ सोल्जर हैज फॉट ब्रेवली तो वो तो क्रेडिट देना पड़ेगा। सो ये इस तरीके से अकबर ने कॉन्क्वेस्ट किया। अकबर को लिटरेचर और इन चीज़ों का भी था, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। सो दिस पार्ट वाज मोर फोकस्ड ऑन द सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अभी आगे वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जहाँ पे हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अकबर का हाउ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन हमें वैसे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मोर और लेस अकबर डिराइव्ड इट, ब्रिटिशर्स डिराइव्ड इट फ्रॉम द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा बहुत उन्होंने उसका कोलोनाइजेशन किया, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसका वो जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ही अराइव किया ब्रिटिशर्स ने, और हमारा जो मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से डिराइव किया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर में है, वो मतलब वो कोर पे है। तो अगला जो पूरा सेशन होगा हमने उस पर किया। सो दिस वाज अबाउट वन पार्ट अबाउट अकबर। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या डिफरेंट ऑफिसर्स थे, डिफरेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां क्या थी, और उनका फंक्शनिंग किस तरीके से होता था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, और थोड़ी बहुत दो तीन चीज़ें और हैं जो अकबर से रिलेटेड हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट वी विल सी इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि स्वस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोरोना के वक्त में। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकें। I'll meet you in the next session. Till then, have a great time at home. Thank you so much.